Hello everyone. We are studying chemical reaction and equation. In previous lecture, we study the type of reactions. हमने पिछले लेक्चर में अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा. आज इस लेसन के अंतिम टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे जो कि है कोरेजन एंड रेंसिडिटी. कोरेजन एंड रेंसिडिटी. और उसके बाद मैं आप लोगों को बैलेंसी कुछ बताऊंगा जिससे कि आप लोग एक्सरसाइज लेसन के जो एक्सरसाइज है उसको आसानी से कर सकें. तो पहला टॉपिक्स मेरे पास रहेगा कोरेजन. दूसरा टॉपिक रहेगा आपका रेंसिडिटी. कोरेजन का मतलब होता है संक्षारण और रेंसिडिटी का मतलब होता है विकृत गंधिता. इसके बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे मैं थोड़ा सा बैलेंसीज के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग एक कंपाउंड को बनाते हैं, कंपाउंड को तैयार करते हैं यौगिक को. अगर आप यौगिक नहीं बना सकेंगे तो एक्सरसाइज करने में आपको समस्या होगी. और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा हम लोग एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी के बुक्स में उसको हम लोग क्लियर करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला टॉपिक है संक्षारण. संक्षारण को कोरेजन कहते हैं. कोरोजन्स. स्टूडेंट्स, मैं आपसे बताऊं कि संक्षारण क्या है. सभी को पता है संक्षारण जैसे ही शब्द आता है दिमाग में तो समझ में आ जाता है आप लोगों को कि लोहे में अक्सर जंग लगा करता है. लोहे में अक्सर क्या होता है, जंग लगा करता है, ये संक्षारण है. और चांदी में अक्सर क्या होता है, परतें जम जाती हैं, काली परत जम जाती है, वो संक्षारण है. तांबे के जो या पीतल के पात्र होते हैं उसमें भी देखा होगा आपने, जल रखते रखते उसमें क्या हो जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का लेयर जो है निकलने लगता है. तो ये सब क्या है, संक्षारण है. अगर शॉर्टली इसको हम समझना चाहें तो ये आसानी से कह सकते हैं कि जो धात्विक पदार्थ हैं उनका धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण है. यह इसकी परिभाषा होगी और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो संक्षारण के बारे में लिखते हैं. और संक्षारण के लिए क्या क्या आवश्यक है. देखिए, संक्षारण का मतलब ये तो समझ में आ गया, साधारण सी बात कि लोहे का जो पदार्थ है उसका धीरे धीरे क्षय होना, तांबे का जो पदार्थ है उसका धीरे धीरे क्षय होना, पदार्थों का धीरे धीरे क्षय होना, नष्ट हो जाना, उनकी परत धीरे धीरे नष्ट हो जाना, ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है. लेकिन संक्षारण होता क्या है, क्यों होता है. संक्षारण तो क्या है वो पता चल गया, होता क्यों है. संक्षारण के लिए नमी की आवश्यकता होती है. थोड़ा सा पानी अगर उसको मिल जाता है, जलीय मिल जाता है वातावरण, और वायु मिल जाता है ऑक्सीजन, तो वो धीरे धीरे संक्षारित हो जाता है. ठीक है, समझ रहे हैं ना. तो इन्हीं टॉपिक्स पे हमें डिस्कस करना है. तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन इसकी लिख दूं. जब कोई क्या, जैसे कि मैंने चर्चा किया अभी, धातु अपने आसपास, साधारण शब्द है या तो जो मैंने बोला है उसको भी लिख सकते हैं, अम्ल, नमी, वायु के संपर्क में आते हैं. जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी, वायु के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, तब वे धातु या धातु धीरे धीरे क्षरित होने लगते हैं. तब वे धातु क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं. ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप, वे धातु गलने लगते हैं, गलने लगते हैं, या धीरे धीरे परतों के रूप में नष्ट होने लगते हैं. बस बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, जिसे संक्षारण कहते हैं. साधारण शब्दों में फिर से मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा. सपोज करिए कोई धातु है, ये जल के संपर्क में आ जाए, वायु के संपर्क में आ जाए, या अम्ल के संपर्क में आ जाए. दो प्रॉपर्टीज जरूर होना चाहिए, वायु जरूर होना चाहिए और जल जरूर होना चाहिए, या अम्ल जरूर होना चाहिए. तो वायु की उपस्थिति तो अनिवार्य है. तो इस तरह की अवस्था में यह धीरे धीरे विघटित होने लगेगा, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, धीरे धीरे जंग लग जाता है लोहे में, और लोहा जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, पूरी तरह से जंग लगती है. या जो चांदी होता है उसमें काली परत जम जाती है और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है. यह घटना क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है. इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूँ, और एग्जाम्पल से पहले दो चीजों को स्पष्ट कर देता हूँ. नमी की उपस्थिति, पहला है नमी, नमी को
आप लोग और क्या कह सकते हैं, जल, ठीक है, जल की उपस्थिति, नमी ही होगा जो कि जल के रूप में। दूसरा वायु की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति, दो चीज होगा तभी संभव है कि ये कोराजन्स हो, संक्षारित हो, कोई धातु क्या हो, नष्ट हो। समझ में आ रहा है ना? धातु की परतों के रूप में धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। धातु के नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। और क्यों होती है, कैसे होती है? वो होती है जब नमी की उपस्थिति होती है और वायु की उपस्थिति हो जाती है और उसका कोई रख रखाव नहीं किया जाता है, अर्थात उसमें पेंट या पॉलिश इस तरह की चीजें कुछ नहीं की जाती है। ठीक है, इसको मैं बात बताऊंगा। सबसे पहले एक उदाहरण ले लेता हूँ। एग्जाम्पल्स में हम ले लेते हैं लोहा। क्या ले लेते हैं, लोहा। लोहा में क्या चीज, दो चीजें उपस्थित होनी चाहिए, एक जल और दूसरा नमी। उस जल तो नमी हो गया, एक वायु, ये वायु हो गया और इसके साथ साथ जल। देखिए ये आपका आयरन है, आयरन में ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आ जाता है। इसके बाद देखिए क्या हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये बनाएगा, रिएक्शन करके जंग बनाएगा। क्या बनाएगा, जंग। तो ये Fe की मात्रा जो होगी ये 4 टाइम्स होगा, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, पता ही है, गैस फॉर्म में ये होता है, ये 3 टाइम्स होगा। H2O को आप X करेंगे, क्या करेंगे, 2 × X, 2X टाइम, इस तरह से होगा, ठीक है। ये इसका रिएक्शन है कि जल, लोहे की मात्रा इतनी होनी चाहिए, गैस की मात्रा इतनी और जल की मात्रा इतना, तब ये संभव हो पाता है। और ये तब बन जाता है क्या, शुद्ध जंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जंग। जंग का मतलब युद्ध नहीं, जो लोहे में जम जाता है, लोहे की जो परत के रूप में जम जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और X टाइम H2O, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन क्लियर हो जाता है। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, 4F2, ठीक है। O3 देखिए, O3 दूनी 6 एटम्स ऑक्सीजन के हैं और X, ये X कर दीजिए, H2O, ठीक है। तो इस तरह से ये जंग होगा। ये किसका है, जंग। ये आपका आयरन है, लोहा है, ऑक्सीजन है, जल है। तो लोहा जो है ऑक्सीजन यानी गैस और जल, नमी के संपर्क में आता है तो जंग बन जाता है। क्या बन जाता है, जंग। युद्ध वाला जंग नहीं है, लड़ाई वाला नहीं है, ये धीरे धीरे परतों का नष्ट होना है। समझ में आ गया होगा मेरी बात। आगे देखते हैं। संक्षारण तो समझ में आ गया। संक्षारण का मतलब धातुओं का नष्ट होना, धीरे धीरे धातुओं का नष्ट होने की जो प्रक्रिया है वो संक्षारण कहलाती है। और वो नष्ट होगी कैसे, उसके लिए नमी की आवश्यकता होती है, उसके लिए वायु की आवश्यकता होती है। करेक्ट। चलिए इतनी चीजें तो क्लियर हो गई कि जो धातु नष्ट होते हैं वही जंग। इसके बाद दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है इसका, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता अगली हेडिंग है। लास्ट हेडिंग इस लेसन की है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी ये भी बहुत ही आसान सा टॉपिक है। गर्मी के दिनों में अक्सर जब दाल बनाने के पश्चात 4 से 5 घंटे या 10 घंटे तक रख दिए जाते हैं तो उसके टेस्ट में परिवर्तन हो जाता है, उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसके गंध में बदलाव हो जाता है। सुगंध भी, जो भी आप समझें, तो उसके गंध में बदलाव हो जाएगा। गंध का मतलब 2 चीजें होती हैं, सुगंध और दुर्गंध। वहां पे नहीं जाइएगा, समझिए इस बात कि जो दाल होता है 4 से 5 7 घंटे अगर रखा जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसका जो टेस्ट है वो खट्टा होने लगता है, उसके गंध में परिवर्तन हो जाता है। ये विकृत गंधिता है। केवल दाल में ही नहीं, दूध में भी ऐसी प्रक्रिया हो सकती है और भी ढेर सारी जो जितनी भी ऑयली चीजें हैं सभी में इस प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। एक और मैं उदाहरण देना चाहूँगा। चिप्स वगैरह आप लोग जैसे खाते हैं या जो जिसे आप आमतौर से पाइप टाइप में होता है, पुल्ला वगैरह जो भी आप लोग बोलते हैं, प्लास्टिक का नहीं, वो मैदा वगैरह का होता है, तो उसमें भी वो ऑयल से तल के बनाया जाता है। उसको पन्नी में रखा जाता है, जरी में, ठीक है, पॉकेट के अंदर रखा जाता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो कुछ दिनों के बाद उसका जो टेस्ट है वो अलग हो जाता है। टेस्ट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तमाम ऐसे पैकेट बंद चीज़ें होती हैं जिनका टेस्ट अलग हो जाता है या वो खराब हो जाती है। रोटी भी है, उसको भी 2-4-10 दिन रखते हैं, नमी और वाष्प पाने के बाद फफूंद जम जाता है। तो ये क्या है, ये है रैंसिडिटी, ये है विकृत गंधिता। गंध में परिवर्तन हो जाना, खाद्य पदार्थों के गंध में परिवर्तन हो जाना, खासतौर से ऑयली जो होते हैं, वह क्या कहलाएगा, विकृत गंधिता। तो इसको हम आसानी से लिख लेते हैं, बहुत आसान है। कुल मिला के ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है।
कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। तो विकृत गंधिता में लिखेंगे वायु द्वारा इसकी प्रक्रिया होती है उपचयन की ना, वायु द्वारा ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत लिख लीजिए या तो अपचयित, अपचयित वायु द्वारा अपचयित होने पर ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीडेट हो जाती है तेल, अथवा लिख सकते हैं एवं वशाकृत वस्तु, ठीक है। वशा क्या हो जाती है? से युक्त, वायु द्वारा ऑक्सीकृत होने पर तेल एवं वसा से युक्त पदार्थ, अथवा यहाँ खाद्य पदार्थ लिख सकते हैं, खाद्य पदार्थ वायु द्वारा ऑक्सीकृत होने पर तेल अथवा वसा से युक्त पदार्थ या खाद्य पदार्थ की गंध में, गंध तथा स्वाद में परिवर्तन होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। वायु द्वारा ऑक्सीकृत होने पर तेल एवं वसा से युक्त पदार्थ या खाद्य पदार्थ के गंध तथा स्वाद में परिवर्तन होने लगता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो आप ये समझिए, ऑक्सीजन की जो उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि वेटेड गैस है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण वो जो पदार्थ होता है, वसा से युक्त पदार्थ होता है, उसमें एक विचित्र प्रकार की गंध आने लगती है और उसके टेस्ट में भी खटास आ जाती है, दूसरे प्रकार का लगने लगता है, जिसे आप विकृत गंधिता कहते हैं। समझ लीजिए। और इसलिए मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, इसलिए मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, और एग्जाम्पल में तो आप लिख सकते हैं वसा युक्त पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ, दाल, पका हुआ दाल, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, दूध, ये सब एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। आपको खूब पता है, जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो पैकेट बंद जो चीज़ होती है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पैकेट बंद जो चीज़ होती है, उसमें अक्सर आप देखे होंगे जो चिप्स वगैरह आप लोग खाते हैं, उसमें गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब समस्या ये है कि ये नाइट्रोजन गैस उसमें भरी क्यों जाती है? स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन गैस उसमें इसलिए भरी जाती है जिससे कि वह पूरी तरह से सक्रिय ना हो सके, पूरी तरह से, जैसे ऑक्सीजन जब उसमें मिल जाएगा तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा, वो कार्य करने लगेगा, रिएक्टिविटी होने लगेगी, अभिक्रिया होने लगेगी। लेकिन जब नाइट्रोजन रहेगा तो वह एक प्रकार का कम सक्रिय गैस है। नाइट्रोजन क्या है? एक प्रकार का लगभग अक्रिय गैस आप कह सकते हैं, या कम सक्रिय गैस है, जिससे उसमें क्या है? विकृत गंधिता की समस्या नहीं होती, विकृत गंधिता की समस्या नहीं होती, क्योंकि आपने ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन भर दिया, तो नाइट्रोजन जो है रिएक्ट नहीं कर पा रहा है चिप से क्या नहीं कर पा रहा है? अभिक्रिया नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसकी जो है उसमें दुर्गंध नहीं आती, उसके गंध में या स्वाद में परिवर्तन लंबे समय तक नहीं होता। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये हो गया विकृत गंधिता, ठीक है। तो विकृत गंधिता से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? जैसे कि दूध को गर्म कर लेते हैं काफ़ी समय के लिए, अचार वगैरह है तो उसमें नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा डाल दी जाती है, तमाम तरह की प्रक्रियाएं की जाती है जिसके कारण उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन न हो। इसी तरह से पैकेट बंद चीज़ों में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? विकृत गंधिता तो समझ में आ गया। इसके साथ साथ संक्षारण जैसे है, तो संक्षारण तो आपको समझ में आ गया कि जो पदार्थ होते हैं, जो धातु होते हैं, उनकी ऊपरी परत का धीरे धीरे नष्ट होना और पूरी तरह से उस पदार्थ का नष्ट हो जाना, उस धातु का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे संक्षारण से आप बचेंगे कैसे, तो अक्सर आप देखते होंगे आपके यहाँ जो दरवाजे आते हैं या जो खिड़कियाँ आती हैं, विंडो हो जाती हैं, उसमें पेंट किया जाता है। क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? पेंट किया जाता है ना? पेंट किया जाता है। पेंट क्यों करते हैं? जिससे कि वो नमी के संपर्क में ना आए, वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट संपर्क में ना आए और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ना हो, जिससे कि उसमें जंग ना लगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो पहला क्या है? पेंट करना, दूसरा ग्रीस लगाना, तीसरा विद्युत लेपन करना, ठीक है। इस तरह की प्रक्रियाओं को जब आप अपनाएंगे, लेयर चढ़ जाती है। विद्युत लेपन का मतलब लेयर चढ़ा देते हैं, जैसे जिसे आप पानी चढ़ाना भी कहते हैं, ठीक है। तो
इस तरह की प्रक्रिया आपको करना पड़ता है। या पेंट कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए, ग्रीस करते हैं बहुत ढेर सारी चीज़ों में, जिससे उसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको मैंने बता दिया, संक्षारण और विकृत ग्रंथिता। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं एक्सरसाइज के लिए जो नेसेसरी होगा, क्लास 9 में जो आप लोगों ने पढ़ा एलिमेंट्स और उसकी जो बैलेंसी होती है, यानी कि तत्व और उसकी संयोजकता से संबंधित बातें, ठीक है, और उसकी आयन से संबंधित कुछ बातों, ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित बातों को मैं करूंगा, जिससे कि आप एक्सरसाइज को आसानी से कर सकेंगे। रिमाइंड कर लेना है, उसके बाद एक्सरसाइज आपको करना है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ वैलेंसी। बैलेंसी की बात की जाए तो सबसे पहले एक फंडामेंटल आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं, उसका फार्मूला होता है 2n²। n इक्वल्स टू जब 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, n इक्वल्स टू जब 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर रखना चाहे तो रख के देख लीजिए कितना आ जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद n इक्वल्स टू अगर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 3 9 18 18 है ना, 3 3 9 9 दूनी 18। n बराबर अगर 4 रखते हैं तो कितना हो जाता है, 4 चौको 16 दूनी 32। ठीक है, तो एक फंडामेंटल गाइडेंस आपको बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है बोरबरी के अनुसार, क्लास 9 में ये चीज़ें बताई गई थी, वो 2 8 18 32 से की जाती है। इसके लिए मैंने ये बताया आपको। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन विशेष स्थिति में 2 8 8 18 18 32 इस तरह से भी की जा सकती है, 2 8 18 18 32 के रूप में भी किया जा सकता है। और जिससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट में, देखिए लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वही किसको बनाता है, वही बताता है ऑक्सीकरण संख्या को और संयोजकता को। वैसे तो संयोजकता का मतलब यह होता है कि कोई भी जो एटम है या कोई भी जो एलिमेंट्स है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर जो कंपाउंड बना रहा है, उसके लिए उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हो रहा है, वो अपने आयनों को बराबर करने का जो प्रयास कर रहा है, उस प्रयास में जितना वो इलेक्ट्रॉन दान देता है दूसरे तत्वों को, जैसे HCl है, तो H क्लोरीन के साथ संबंध बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन इसको दान देगा वह इसकी बैलेंसी कहलाएगी। जैसे H जो है क्लोरीन में कितना होता है 1 और इसमें 1, भाई इसका +1 होगा, अगर इसका -1 होगा तो इसका +1 होगा, तभी ये जाके न्यूट्रल बनेगी। और कोई भी कंपाउंड होता है तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। समझ लीजिए इस बात को। तो किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करता है। ठीक है, अपने आयन का आदान प्रदान करता है, जिससे वह कंपाउंड बनता है, जिससे भी वो कंपाउंड क्या होता है, बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता की। ऑक्सीकरण संख्या जो होती है धनात्मक या ऋणात्मक होती है, बताया गया था, और संयोजकता जो होती है केवल उसको नंबर के रूप में राइट कर देते हैं। तो इतनी चीज़ें तो बेसिक हो गई। 1-2 एग्जाम्पल लेके मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर जरूर याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक, हिंदी लिख दे रहा हूँ, परमाणु क्रमांक। म्यूजिक भी सुनते जाए आप लोग, जिससे आपकी पढ़ाई में समस्या ना हो। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 2 1। देखिए KLMN, तो पहले में आपने निकाला था 2, फिर 8 18 32, इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आप लोग बोरवारी के अनुसार। ठीक है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा सत्य नहीं है, लेकिन आप समझते हैं अपने इस लेसन को सॉल्व करने के लिए, मात्र विशेष नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखिए। तो देखिए इसमें एक बचा, क्या हुआ 2, जो इसका पहला डिवीजन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन पहले और फिर 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि K में 2 और फिर L में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो इसका जो लिथियम जो होगा, उसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या, वो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा +1, क्योंकि यहाँ देखिए 1 है तो +1। ठीक है, और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता भी 1 हो जाएगी। वैसे सभी धातुओं की जो संयोजकता है +1 +2 +3 हो सकती है। ठीक है, तो +1 हो गई ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए ध्यान दीजिए,
ऑक्सीकरण संख्या 1 किसका लिखेंगे, जिसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन 1 आ गया। ऑक्सीकरण संख्या 2 किसका लिखेंगे, ये ऑक्सीकरण संख्या के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो इतनी चीजें पता चल गई कि ये जो लिथियम था इसकी जो संयोजकता है क्या है, संयोजकता है, वैलेंसी है 1, ठीक है। लिथियम की संयोजकता 1, और संयोजकता ना कहें क्योंकि अभी संयुक्त उतर नहीं रहा है। ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 1 है, तो +1, ठीक है। अब ये ऑक्सीकरण संख्या देखिए, ये तो पता चल गया कि लास्ट में जो नंबर आएगा वो ऑक्सीकरण संख्या होगा, लेकिन ये नहीं होता। स्टूडेंट्स आपको बता दूं, लास्ट में यानी कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा कोष का, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान दो समझो, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 2 3, अगर 1 2 3 आता है इस तरह से तो +1 +2 +3 हो जाएगा, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 आता है तो ये -3, ऑक्सीकरण संख्या -3 -2 -1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 की कमी है तो 8 हो जाता, इसमें 2 की कमी है तो 6 हो जाता, 8 हो जाता, 7 में 1 की कमी है तो ये होगा। तो याद रखिएगा इस तरह से लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये आते हैं लास्ट में, अंतिम इलेक्ट्रॉन ये, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या ये होगी, ऑक्सीकरण संख्या। ये मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, केवल बेसिक इंफॉर्मेशन। इसी तरह से सभी एलिमेंट्स के लिए है। एक और ले लेते हैं जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20, 2 8 8 2 10, फिर 10 बचा तो 10 नहीं लिखेंगे, 8 फिर 2, तो ये जो कैल्शियम है, ठीक है, 10 नहीं लिखा जा सकता, 10 है तो 8 2, ठीक। तो ये जो कैल्शियम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 2, कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक। जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 8, तो पहले 2 फिर 6, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 6 में कितना है -2, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ऑक्सीकरण संख्या पता चल गई आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं जो इस लेसन के लिए वेरी वेरी नेसेसरी है, उसके आधार पर उसमें आयन लगाना। जैसे हमने ये ऑक्सीजन लिखा ना, तो ऑक्सीजन को जब इसके इलेक्ट्रॉन दान दे दिए जाएंगे तो ऑक्सीजन को हम लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, देखिए ऑक्सीजन को लिखेंगे यहाँ पे -2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी -2 है, सॉरी इसकी संयोजकता कितनी है, -2 है। या तो अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो 2 माइनस बना लीजिए, मेरी बात समझ में आ रही है। यही इसके आयन बन जाते हैं, यही क्या बन जाते हैं इसके आयन, ठीक है, आयन एंड कैटायन। तो इस तरह से आपको ये समझना है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम को अगर आप लिखेंगे, अगर आयन के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे जब कैल्शियम करते हैं 2 8 2 10 8 18 2 यानी कि 20 होता है, ठीक। इसका परमाणु क्रमांक तो ये कैल्शियम को जो लिखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, +2, ठीक। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, दान किया, ठीक। तो इस तरह से जैसे इसका वैलेंसी वो संयोजकता आप निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, संयोजकता। इस तरह से ये आयन लगे रहते हैं। फिलहाल ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, जिससे आप लोग भ्रमित ना हो। कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके आयन उसको याद करना है आपको, मैं लिख दे रहा हूँ, क्लास 9 को रिमाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है। एक संयोजकता की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, इसको लिख के याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H से लिखा रहता है, तो हाइड्रोजन में क्या लिखेंगे, H+, ठीक। हाइड्रोजन में लिखेंगे H+। सोडियम को क्या लिखेंगे, Na जो होता है। तो आयन चेंज कर, आयन मतलब इलेक्ट्रॉन को दान देने के बाद सोडियम को क्या लिखा जाएगा, Na+। ये Na+ कैसे लिखा गया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये Na है तो Na का मतलब सोडियम का नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, 11, तो 2 8 2 10 1 11, तो 1 बचा तो 1 आयन लग गया, ठीक है। इस तरह से हम आयन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सोडियम के बाद देखिए जैसे पोटेशियम आ जाता है, पोटेशियम, इसको लिख के याद कर लीजिए क्योंकि बहुत नेसेसरी है। तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो कितना आयन है, सॉरी K, यानी कि K+। पोटेशियम के बाद सिल्वर आ जाता है, सिल्वर सबका निकाल भी सकते हैं, Ag, तो सिल्वर के लिए आप क्या करेंगे, Ag में 1+, ठीक है। अमोनिया, तो अमोनिया को बोलेंगे अमोनियम, क्या बोलेंगे, जब अमोनिया को अमोनियम बोलेंगे तो उसका मतलब होता है कुछ खास, NH4+,
ठीक है, देखिए स्टार लगा दे रहा हूँ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिएक्शन करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो अमोनिया, उसके बाद और एक दो ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, क्लोराइड ले लेते हैं, क्लोराइड, क्लोराइड। तो क्लोराइड लेते हैं तो ये क्लोरीन से बनता है, तो Cl पर 1 माइनस, क्लोरीन से बना, ये किससे बना, क्लोरीन से, क्लोराइड हो जाता है, इसको क्लोराइड रीड करते हैं। अभी केवल इतना बेसिक बेसिक रीड करना है आपको लगभग। इसके बाद देखिए नाइट्रेट, नाइट्रेट ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें मैं स्टार बना दे रहा हूँ, नाइट्रेट या नाइट्राइड, नाइट्राइड। इसके देखिए लेटर्स को आपको ध्यान से देखना है, तो दोनों का NO होगा, NO3 NO3। चेंज कैसे होगा, क्या कैसे जानेंगे कि नाइट्राइड है कि नाइट्राइड, सॉरी इसमें 2 होना चाहिए, इसमें एक आयन रहता है, ये नाइट्राइड नाइट्रेट का है और ये नाइट्राइट का है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स, तो ये नाइट्रेट है और ये नाइट्राइड है, इसको याद करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एसीटेट, एसीटेट, एसीटेट का क्या होता है, CH3COO, 1 माइनस चार्ज। ठीक है, जिसमें स्टार है वो आप लोगों में यूज हो सकता है, उसको याद कर लीजिए। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का OH पर 1 माइनस। ठीक है, OH पर 1 माइनस आएगा। ठीक है, तो इसको याद करना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट तो ऐसे सभी है, लेकिन इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ये चार्जेस। ठीक, चार्ज नहीं जानेंगे तो पता नहीं चलेगा ना आपको कि किस तरह से ये बैलेंस करेगा, एक दूसरे को कितना दान देगा, एक दान देगा, जो माइनस वाला होगा वो लेगा। जैसे आपके पास कमी है तो आप लेंगे ना, एक्स्ट्रा दान देंगे। हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, सल्फाइड ले लीजिए, सल्फाइड, स्टार बना दे रहा हूं तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सल्फाइड के लिए S2 माइनस। ठीक है, सल्फाइड याद कर लीजिए, S2। ठीक है, सल्फाइड के बाद सल्फेट, वर्ड को आपको ध्यान से देखना है कि वर्ड क्या लिखा हुआ है, वर्ड को देख के, सल्फेट, सल्फाइड है, सल्फाइड भी होता है, उसको भी बता रहा हूँ। देखिए सल्फेट है, तो सल्फेट के लिए क्या होता है, SO4, SO4 पर 2 माइनस। सल्फेट देखो, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फेट, ठीक है, और सल्फाइट, सल्फाइट, ये ट है और ये ड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा, सभी का फॉर्मूला अलग अलग होता है, परेशान हो जाएंगे नहीं। इसका होगा SO3 पर 2 माइनस चार्ज, SO3 पर 2 माइनस चार्ज। ये सल्फाइट, सल्फाइट, सल्फाइड, सबको याद करना पड़ेगा। इस तरह से मैं स्टार बना दे रहा हूँ, जो कि नेसेसरी है। इसके बाद कार्बोनेट भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बोनेट, ये -2 का मतलब SO3 इस तरह से लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, ये जैसे 2 है ना तो 2 लिख देंगे, ऑक्सीजन के साथ जिसके साथ रिएक्शन करेगा उसको, अभी मैं बताऊंगा, इतना याद करना है आपको आगे। ठीक है, इसको लिख के इसको समझिए, देखो मैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। जो कार्बोनेट है, सही से लिख दूं, प्यार से लिखो आप लोग, तो ये जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट का नाम लिया तो आपको सबको पता चल गया कार्बोनेट क्या होता है, CO3 पर 2 माइनस। कार्बोनेट के बाद और एक दो ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आक्जेलेट, आक्जेलेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आक्जेलेट लेकिन आपके लिए बड़ा वर्क करेगा, इंटरमीडिएट आक्जेलेट का होगा। फेरस, फेरस आयरन जो होता है, आयरन, इसको थोड़ा सही लिख दें, फेरस, फेरस याद रखिए, फेरस और फेरिक अलग अलग होगा। तो अगर फेरस रीड करना है तो Fe पर 2+ चार्ज। इतना क्लियर हो गया, इसको नोट करते रहे। एक दो और देख लेता हूं मैं, मान लीजिए आयरन फेरिक आ गया, आयरन, यही सेकंड, फेरिक, तो आयरन फेरिक हो जाएगा, तो ये Fe तो इसमें भी रहेगा, लेकिन चार्जेस जो है बदल जाते हैं। चार्जेस क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फेरिक, इसको रीड क्या करेंगे, फेरिक, तो Fe पर 3+ चार्ज। ठीक है, और तो इम्पोर्टेंस में और मेरे माइंड में जो भी आ रहा है मैं देख ले रहा हूँ, और बाकी तो बन ही जाएगा। फास्फेट मान लीजिए, फास्फेट,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉस्फेट, फॉस्फेट के लिए आप करेंगे PO4 पर 3 चार्जेस, ठीक। तो जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए उसमें मैंने स्टार बना रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि एग्जाम आपके लिए एग्जाम व्यूज है, आपके पेपर के लिए है, आपके एक्सरसाइज को करने के लिए है। इतना आपको लर्न करना होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, बोरेट का पूछ रहे हैं, बोरेट का देख लीजिए। बोरेट, इसका नाम क्या है? बोरेट। बोरेट नहीं लिखिएगा, BO3। क्या होता है? BO3 पर 3 चार्ज, ठीक। तो इतनी चीजें आप सबसे पहले, ये आयरन लिखा है, ये देखिए फेरिक के लिए Fe3, Fe पर 3 चार्जेस, और ये फेरस के लिए Fe पर 2 चार्जेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक दो फॉर्मेट इसका बताऊं। अब देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, फिर मैं एक्सरसाइज में आ रहा हूं। जस्ट ध्यान से समझिए। जैसे मैं एक सोडियम ले रहा हूँ, सोडियम ले लिया, सोडियम में कितना चार्ज होता है? सोडियम का होता है 11 11, सोडियम कितना होता है? 11, तो इसका 11 तो 1 चार्ज। और सोडियम के साथ हम क्या करते हैं? नाइट्रेट का रिएक्शन करके बनाते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो ये क्या होगा? देखिए, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये सोडियम है नाइट्रेट, जब तक न्यूट्रल नहीं होगी तब तक ये बनेंगे नहीं। ये NaO3, ठीक। मान लीजिए कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ क्लोराइड हम बनाते हैं, तो ये Ca है ना, Ca, ध्यान दीजिए, Ca पर भी एक चार्ज होता है, इस पर भी एक चार्ज होता है, यहाँ प्लस हो गया, तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन याद रखिएगा, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का होता है 20, तो 2 8 8 8 2 10, यानी कि 2 होता है। इस पर कितना चार्ज होता है? 2 चार्ज प्लस 2। तो ये तो एक ही है, इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे हम? 2। क्या लगा देंगे? 2। देखिए इस तरह से होता है। देखिए कैल्शियम पे 2 चार्ज, क्लोरीन पर 1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। इस तरह से ये बनेगा। आयन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आयन मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह से। एक आध और ले लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, क्या ले लेते हैं? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का कितना होता है? +3। एल्यूमिनियम का कितना होता है? +3, ठीक है। पता है ना, एल्यूमिनियम का क्या होता है? +3। एटॉमिक नंबर होता है 13, 8 2 10 3 13, तो एल्यूमिनियम का हम लिख दिया 3। एल्यूमिनियम के साथ एक कोई रिएक्ट कराते हैं और देखते हैं क्या बनता है मिला के। एल्यूमिनियम के साथ हम लिख देते हैं सल्फेट, ले लेते हैं। चलिए, सल्फेट पे तो 2 माइनस चार्ज होता है, +3 2 माइनस, चलो ठीक है, कंफ्यूज ना होना, 3 प्लस कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे। बहुत लोग जैसे ये -2 लिखते हैं, +3 लिखते हैं, एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए इसका रिएक्शन करिए, Al पर 3 है, SO4 पर 2 है। इसका जैसे क्रॉसिंग करेंगे तो Al2 SO4 का होल, ये बनता है Al2 SO4 का। इस तरह से देखिए फार्मूला फॉर्मेट होके आता है। फार्मूला क्या होगा? फॉर्मेट होके आएगा। इसका नाम क्या कहेंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या कहेंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट। ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसलिए दी जिससे कि आप लोग इजीली एक्सरसाइज को कर सकें। यही अगर नहीं बनेगा तो एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते। मेरे पास देखिए एक NCERT की किताब है, उसको मैं देख लेता हूँ, एक्सरसाइज ले लेता हूँ। इंग्लिश मीडियम में है, मैं थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट करके उसको बता देता हूँ। देखिए पहला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, लिखा है 2 PbO सॉलिड फॉर्म में, उसका कार्बन के साथ रिएक्शन होता है, देन 2B और ये सॉलिड फॉर्म में, और ये ठीक है कार्बोनेट के रूप में CO। अब देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए इसमें देखिए क्या हो रहा है, देखिए इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ये हो रहा है अपचयन, अपचयन, और ये क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ऐसा क्यों हमने देखा? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि क्या है। देखिए ये क्या कर रहा है, अभी क्या है क्या नहीं वो बात की बात है। ये देखिए क्या कर रहा है? अपचयन, ये अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, और ये ऑक्सीकृत हो रहा है। अब देखिए इसमें पूछा है ये लेड है, ये क्या है? लेड। तो कह रहा है लेड, Pb का मतलब लेड होता है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, कहने को मतलब लेड अपचयित हो रहा है। तो सही बात है, पहला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है।
उसके बाद दूसरा नंबर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें है ही नहीं है, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीकृत हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है। तीसरे नंबर ऑप्शन को देखते हैं क्या है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडेट, कार्बन जो है ऑक्सीकृत हो रहा है, तीसरा नंबर भी सही है। ठीक है, कार्बन लिखा है ऑक्सीकृत हो रहा है तो हो ही रहा है, देख लीजिए। चौथा नंबर देख लीजिए क्या लिखा है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड जो है ऑक्साइड वो रिड्यूस हो रही है, ये भी जो है क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत है। लेड ऑक्साइड कह रहा है कि लेड ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रही है, तो लेड ऑक्साइड कहाँ है, लेड ऑक्साइड तो नहीं, लेड पे वर्क होगा, लेड ऑक्साइड पे वर्क नहीं होगा। तो ये पहला, और इसका पहला जो एग्जाम, पहला जो आपका है एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव, उसका सही कौन कौन सा है, ए नंबर एंड डी नंबर। ठीक, एक्सरसाइज में आपका करवा दे रहा है। इसके बाद दूसरा देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फेरस ऑक्साइड प्लस 2 एल्यूमिनियम आफ्टर रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया के बाद, ये देखिए। अब देखिए इसको ये पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है, इसमें पूछ रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप समझो, देखो ये जो आयरन ऑक्साइड था ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है इसका ये छीन लिया, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला लिखा है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा लिखा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन सी नंबर में लिखा है अपघटन अभिक्रिया, तीसरा लिखा है, चौथा लिखा है डिस्प्लेसमेंट। तो चौथा नंबर इसका सही है, दूसरे का चौथा नंबर सही है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव जो दिया है, ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। तीसरा नंबर लिखा है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि ये एक हाइड्रोक्लोरिक है, ठीक है, उसमें जो है आयरन जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक के साथ अगर आयरन जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, आयरन क्लोराइड। क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे 2 लिख लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस होता है सिंगल तो होता नहीं, तो यहाँ पे 2, तो ये हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक है, और 2 लिखने का मतलब यहाँ पे भी ये 2 आना चाहिए। ठीक है, आयरन क्लोराइड, आयरन का क्या होता है 3, आयरन का 3 और क्लोराइड का 2। अगर इसका भी हम 2 कर दें और इसका भी 2 कर दें, इसका फेरस से फेरिक बनाए तो 2 और 2, क्लोरीन का कितना होता है 1, क्लोरीन का कितना होता है 1, है ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, क्लोरीन Cl पता है ना 17, देख लीजिए 17 नंबर पे, यस। तो क्लोरीन का होता है 17, 2 8 2 10 10 7 17, एक ही कमी है, तो एक ही। अगर इसका रिएक्शन करिए तो देखिए क्या होगा, Fe का 1 के साथ, Fe Cl के साथ 2, तो इस तरह से ये रिएक्शन आपका क्लियर हो जाता है। तो क्या बना भैया, आपका आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड सही है, ए नंबर सही है, तीसरे का ए नंबर सही है, पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आप आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक परिभाषा कह रहा है कि जो संतुलित समीकरण उसके बारे में आप क्या जानते हैं, वो सब आप लिख ही सकते हैं। और आगे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। आगे की क्वेश्चन देख लीजिए, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसको बनाना क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है और उसको सही ढंग से लिखना है। लिखा है हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस के लिए H2 नाइट्रोजन गैस के साथ मिलता है, नाइट्रोजन गैस, जितने भी गैस होंगे उसमें 2 लगाते जाइए, क्लोरीन गैस Cl पे 2 लगा दीजिए। ये अमोनिया बना रहा है, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब इसको देखिए बराबर कर लीजिए, देखिए हाइड्रोजन गैस कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस के साथ मिलकर अमोनिया बना रहा है, इसको लिखिए। तो ये शब्दों में लिखा है, 5 के ए नंबर पे देखिएगा, NCERT के क्वेश्चन में, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में कह रहा है कि ये शब्दों में लिखा है, इसको आप सांकेतिक भाषा में लिखिए, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है, इसको रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अब देखिए ये हमने लिख दिया। अब क्या ये बैलेंस है, देखिए H2 यहाँ पे N2 है, तो ये सबसे पहले 2 लगा दीजिए, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूनी 6, तो यहाँ 3 लगा दीजिए। अब देखिए 3 दूनी कितना हो गया 6, देखिए हाइड्रोजन 6, यहाँ पे देखिए 3 और 3 का गुणा 2, 3 दूनी 6, और नाइट्रोजन भी 2 अगर इधर इस साइड लग जाएगा, इसका मतलब दोनों के साथ लगा है। तो ये हो गया 5वें का ए नंबर। 5वें का जी क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है,
गैस को जलाया जाता है, तो जलाने के लिए तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो जिससे जो है बनता क्या है, पानी बनता है, और क्या बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देख लीजिए क्या है इसमें रिएक्शन, H2O O, ठीक है, तो O देखिए इसमें 2 है, इसमें O कितना है, 3 है। अब इसको क्लियर करिए, ये कैसे क्लियर होगा, और S देखिए कितना है, S सिंगल है, तो यहाँ पे देखिए ये जल है। फिर से एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, लिखा हुआ है 5 के में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, गैस बर्न, इसको जलाया जाता है, इन एयर गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक, ये रिएक्शन हो गया। अब इसको बैलेंस कर देना है, क्या कर देना है, बैलेंस। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसको अगर क्लियर करिए, ये जो जल है अगर इसमें हम 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, ये 2 2 4 हो गई, और ये कितनी हो गई, 2 ही है, ठीक है, तो इसको भी बना लीजिए 4। अब क्या ये बैलेंस है, चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर, सल्फर देखिए कितना है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 लगाएंगे। इस तरह से इसको बैलेंस करना है, इस तरह से हिट एंड ट्रायल, हिट करिए, ट्राई करिए, हिट करिए। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6, यहाँ 3 लिख दीजिए, क्लियर हो गया। इस तरह से थोड़ी मेहनत करना पड़ सकता है। अब देखिए हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, सल्फर यहाँ पे 2, उसके बाद ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन देखिए 2 है ना, ये कितना हो गया, 2 और 2 4 2 6। तो इस तरह से क्लियर हो गया। देखिए ये O से पहले 2 लगा है ना, तो 2 हो गया, फिर O के बाद 2 4 4 2 6। इस तरह से ये पांचवें का A और B हमने बता दिया, ठीक है। C और D अपने से कर लीजिएगा। छठे नंबर पे आ जाइए, छठवें का A नंबर है, इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम, इसको थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, यहाँ HNO3 और इसके बाद COH3, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट होगा 2 पर, कैल्शियम नाइट्रेट एंड H2O। कह रहा है इसको बैलेंस करो, क्या कह रहा है, इसको बैलेंस करो। अब छठवें के A नंबर पे इसको बैलेंस करना है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए इसमें हाइड्रोजन 1 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो सबसे पहले क्या करिए, इसमें 2 लगा दीजिए, छठवें के में क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन में 2 लगा दीजिए। अब इसमें हमने 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, इसमें भी हाइड्रोजन हो गए 2। अब ऑक्सीजन देखिए कितना है, 3 दूनी 6 और 6 6 3 कितना हो गया, 6 3 9, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 7, तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई, देखिए 3 दूनी 6 ये हो गया, और देखिए 3 दूनी 6, ध्यान समझे, 3 दूनी 6 और 6 तो कितना हो गया 8, इसको समझ लें। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये नहीं 2 होना चाहिए, ठीक। अब देखिए ये मिल गया, तो मतलब कहने का मतलब ये जो अंक है 2 है या 3 है, उसको मतलब इसके आगे लगाना है। थोड़ा सा मैं आपको लॉजिकली बता दूं, हो सकता है इसके पीछे 2 लगे, इसके पीछे 2 लगे, इसके पीछे 2 लगे, इसके पीछे 2 लगे, 2 या 3 या 1 2 3 4 इस तरह से आगे पीछे लगेंगे, और बैलेंस करके आप मिला लीजिएगा। एक और बता दे रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाए, 6 नंबर का B देख लीजिए, ध्यान से समझिए इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, आफ्टर रिएक्शन सोडियम सल्फेट बना रहा है और H2O बना रहा है। अब देखिए सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो सबसे पहले 2 लगा दीजिए, भाई सोडियम 2 हो गया। अब ऑक्सीजन में आइए, ऑक्सीजन यहाँ 2 ये हो गया, 4 2 6, इसमें ऑक्सीजन देखिए कितना है, ये 4 है और ये 1, यानी कि यहाँ 2 लगा दीजिए आप। ऐसा क्यों करते हैं, 2 लगा देते हैं, देखिए इसमें ऑक्सीजन कितना था 4 4 1 5, इसमें कितना 4 2 6, तो इसलिए ऑक्सीजन को क्लियर करने के लिए आपने इस तरह से 2 लगाया, ठीक है। ऑक्सीजन और ये हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए कितना है, ये 2 है, 2 4, इसमें हाइड्रोजन देखिए 4, यानी कि सभी कुछ सब कुछ बैलेंस है, SO4 सारी चीज़ें क्या होगी, बैलेंस होगी। तो बैलेंस करने का मतलब ये अंक ही इधर उधर लगाने। आपके हाई स्कूल में
केवल अंक को इधर से उधर लगाना है। और मैं बस 2 बता दिया, 2 आप अपने से कर लीजिएगा। इसके बाद 7वें नंबर में देखते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है, शुद्ध शुद्ध लिख दिया गया है, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से हिंदी में लिखा हुआ है। रिएक्शन के बाद कैल्शियम, हिंदी देख लीजिएगा, कार्बोनेट प्लस जल, इस तरह से लिखा है। इसको बैलेंस करिए। तो सबसे पहली बात, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपको मैंने हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बताया था। ये कैल्शियम के लिए Ca और हाइड्रोक्साइड के लिए OH, लेकिन कैल्शियम के साथ क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 और OH का क्या होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम और OH का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। तो यहाँ जो फार्मूला बनेगा फॉर्मेट, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए CaOH का होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन ये है और डाइऑक्साइड माने ऑक्सीजन, तो कार्बन का क्या होता है 6, तो 2, जैसे क्या हो जाएगा 2, कार्बन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का 2 और कार्बन का 4। देखिए कार्बन का होता है 6, तो इसका करेंगे 2 और 4, तो 4 बचेगा, 4 की कमी, तो 4 इसका क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा C2O4, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा CO2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, याद भी कर सकते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट के लिए आप CO3 जानते हैं, लेकिन कार्बोनेट जो था उसमें आयन कितना था 2, कैल्शियम में भी कितना आयन था 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए। जैसे कैल्शियम पे 2 और कार्बोनेट पे 2, 2 क्रॉस करिए, खत्म हो गए 2। कैल्शियम कार्बोनेट के बाद क्या बन रहा है, जल H2O। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, 2 4, ऑक्सीजन इसमें कितना है 3 1 4, करेक्ट। कार्बन कितना है 1, कार्बन इसमें कितना है 1, ठीक है, क्लियर हो गया, ये बन गया। तो इस तरह से कहने का मतलब हिंदी लिखा रहेगा और आपको हिंदी मतलब इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया दिया होगा, आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, अल्फाबेटिकल, इसको सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करना है, सिंबल के द्वारा। ये हो गया। और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरह सभी क्वेश्चन है। 8 का बी नंबर है जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए 8वें के बी नंबर, 7वां तो ठीक है, कर ही लेंगे 7वां नंबर, 7वें का ए था, इसी तरह से कर लीजिएगा BCD। 8वां देख लेते हैं, 8वां का ए नंबर देख लीजिए सबसे पहले। 8वें का ए नंबर लिखा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब बैलेंस इक्वेशन करना है और बताना है कि कौन सा इक्वेशन का प्रकार है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड पूछ रहा है, तो पोटेशियम का के होता है, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ KBr, ठीक है। उसके बाद बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम का क्या होता है Ba, आयोडाइड के लिए I, ठीक। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा कि ये सही है गलत। इसके बाद पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड के लिए होता है Ki, के मतलब पोटेशियम, I का मतलब आयोडाइड, आयोडीन से आयोडाइड बनता है। प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम के लिए वही Ba, अब ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड के लिए Br, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करिए, इसको क्या करिए, बैलेंस करिए। तो जैसे ये पोटेशियम है, ये Br है, पोटेशियम Br, तो ये 2 लग जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए कैसे 2 लग जाएगा, अगर 2 लगेगा तो उधर भी 2 लगना चाहिए, ठीक है। क्यों 2 लग जाएगा, क्योंकि Br 2 है, इसलिए 2 लगाना पड़ता है। अब Br और K ये तो क्लियर हो गया। अब Ba देखिए कितना है, सिंगल, I कितना है, सिंगल है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है क्लियर करना है। यहाँ पे बेरियम जो आयोडाइड है, बेरियम जो होता है उसका होता है, ध्यान दीजिए, बेरियम का 2 होता है, आयोडाइड आयोडीन का 1, तो ये 2 होना चाहिए, ठीक। अब ये बैलेंस हो गया, ये क्या हो गया, बैलेंस। 8 का ए नंबर बता दिया हमने, 8 का ए नंबर देख ले, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह से 8 का ए नंबर हमने कंप्लीट कर दिया। बी भी करवा दे रहे हैं। बी का देखिए 8 का जो है 8 का बी जिंक कार्बोनेट, यानी ZnCO3, और उसके बाद जिंक कार्बोनेट, जिंक के साथ कार्बोनेट, जिंक का जितना होता है 2, कार्बोनेट का भी 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या ऑक्सीडेशन नंबर या बैलेंसिंग। और उसके बाद जिंक ऑक्साइड ZnO,
और उसके बाद क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब बैलेंस करिए, Zn C कितना है, C एक, ऑक्सीजन कितना है 3, तो ये हो गया। तो 8 का बी नंबर भी हो गया। अब जैसे इसमें पूछे टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो देखिए ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन, क्योंकि विस्थापित हो जा रहा है एक दूसरे से। द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, दोनों में विस्थापित हो रहा है, ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये अपचयन अभिक्रिया है ना। इसमें क्या हो रहा है, देखिए डिस्प्यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप कंपोजिशन होते थे, है ना, डीकंपोजिशन, अपचयन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। देखिए अपचयित हो रहा है, ये दो, एक जो है दो या दो से अधिक भागों में बट जा रहा है एक कंपाउंड, ठीक। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब थ्योरेटिकल है, जैसे कोरेजेंस मतलब संक्षारण की परिभाषा बताइए, इसकी परिभाषा बताइए, ये सब आप लोग कर लेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा उद्देश्य ये था कि मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज से आप लोगों को मिलाऊं और मैंने खूब मुलाकात आप लोगों की करवाई। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लेसन केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पूरा प्रोग्राम मैंने आपको दे दिया। 3 लेक्चर्स इसके मैंने दिए। फर्स्ट लेक्चर को पहले देखिए, सेकंड लेक्चर को देखिए। पहला दूसरा दोनों लेक्चर जो है थ्योरेटिकल था, तीसरा लेक्चर थोड़ा टेक्निकल है, और दीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, इसलिए आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। 3 नंबर का कम से कम आता है। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग अपने बुक से स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास व्हाट्सअप करिए, कमेंट सेक्शन में करिए, मैं उसके रिप्लाई श्योर देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे वीडियोस तो आप उसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि लेटेस्ट जो अपडेट्स मैं आपको देता रहूँ वो आपको पहुँचता रहे आपके पास। बेल आइकन, बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। बेल को क्या करना है, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है, जिससे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचते रहे, आपको इंडिकेशन मिलता रहे, और आपको जो भी वीडियो मैं बताऊँ वो मिलता रहे। स्टूडेंट, इसके साथ भी जो प्रॉब्लम्स हो उसको आप शेयर कर सकते हैं मुझसे, ठीक। तो फर्स्ट लेसन ऑफ द केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। मैंने इसके प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, प्लेलिस्ट पे आप जाके एक एक टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आप क्लियर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट कैसे बनाया हूँ, पहला लेक्चर का, दूसरा लेक्चर का, तीसरा लेक्चर का, साइंस क्लास 10th करके मैंने प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उस पर आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो लेसन हैज बीन फिनिश्ड। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।